जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग झारखंड स्पेशल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें से जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसको मैंने इसमें नोट डाउन किया है। आप देख सकते हैं लागू कब हुआ, ठीक है, इसके ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया, कितने अध्याय हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इसमें नोट डाउन। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के बारे में। ठीक है, इसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने इसमें नोट डाउन किया है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू कब हुआ, तो 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। और CNT एक्ट का जो ब्लूप्रिंट है, खाका किसने तैयार किया था, तो जॉन एच हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसमें अगर अध्याय की बात करें, चैप्टर की बात करें CNT एक्ट में, तो इसमें 19 चैप्टर है। और सेक्शन की बात करें, धारा, तो इसमें 271 धाराएँ हैं। ठीक है, टोटल जितने भी चैप्टर हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाराओं को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहले प्रकाशित हुआ, यानी सबसे पहले CNT एक्ट किस में प्रकाशित हुआ था, तो कोलकाता गजट में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है CNT एक्ट के नक्शा तैयार करने में खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ था, तो 16 लाख रुपये लगभग खर्चा हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है, यानी CNT एक्ट किससे प्रभावित है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट है CNT एक्ट का उद्देश्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पहला है छोटा नागपुर में भूमि विवादों को समाप्त करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा उद्देश्य है जनजाति विद्रोह को नियंत्रण करना। ठीक है, तीसरा है जनजाति के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है और चौथा उद्देश्य है जनजाति को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 66वें संशोधन 1990 के द्वारा CNT एक्ट के कुछ धाराओं को भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन संसद इसमें संशोधन कर सकता है, यानी इसमें जो न्यायपालिका है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन संसद, हमारी जो संसद है वो इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013, ठीक है, के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण, अगर विकास करना है, ठीक है, विकास का कोई परियोजना लाना है, तो भूमि का अगर अधिग्रहण करना चाहते हैं आप, तो 70 से 80% भूस्वामियों की सहमति का प्रावधान है। अगर आप विकास के लिए कोई परियोजना लाते हैं और भूमि का अधिग्रहण करते हैं, तो जो भूस्वामी है उसका सहमति होना चाहिए, लगभग 70 से 80% सहमति होगा, तभी आप उसमें विकास कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को भूस्वामी माना गया है जिसका नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज हो। ठीक है, नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार प्राप्त हो तथा जिसे पट्टा जारी करने का अधिकार हो। ठीक है, नेक्स्ट है CNT एक्ट 1908 एक कन्या खुदकट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो कन्या है, कन्या खुदकट्टीदार है, उसको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है CNT एक्ट 2008 के द्वारा ठेठ बेकारी यानी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध
लगा दिया गया है और लगान की दरें कम की गई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CNT एक्ट 2008, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रभावी है वो देखिए, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान परमंडल में प्रभावी है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने CNT एक्ट 1908 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग इसमें जो चैप्टर्स हैं 19 चैप्टर हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफली। उसके बाद जो इसमें सेक्शन है 271, उसके बारे में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।